हेलो दोस्तों, मनी प्लान के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो तीन बातें कवर करेगा। पहली बात, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसे होता है, कितना होता है। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे सिलेक्ट करेंगे या स्कीम कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज के बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सवाल हम लोग सबसे पहले पूछते हैं। वो क्या सवाल होता है? रिटर्न्स। सही बात। कभी आपने अगर कोई गाड़ी खरीदा होगा या कभी आप किसी शोरूम में गए होंगे तो आपने जितना भी वो सेल्समैन ने आपको बताया उसको बोलने के बाद में उसका बोलना जैसे ही खत्म हो गया तब आप शायद हमेशा यही पूछते होंगे या हम लोग यही पूछते हैं कि एवरेज कितना देते हैं या परफॉर्मेंस के हिसाब से माइलेज कितना देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के इसमें रिटर्न्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि हम लोग अक्सर जानना पहले पसंद करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में भी ये चीज़ लागू होती है। इसमें मैंने काफ़ी हद तक देखा है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स मिल रहा है या मिल सकता है वो फिक्स होता है या एश्योर होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न्स आ रहा है ये फिक्स नहीं होता है, ये एश्योर्ड भी नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या काफ़ी हद तक आपने देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर या डिजिटल आर्टिकल्स पे म्यूचुअल फंड में जो मिलने वाले रिटर्न्स है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। जबकि एक्चुअल में वो इंटरेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड ये बैंक नहीं है। म्यूचुअल फंड एक स्कीम होता है। अगर आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है और बैंक में आपने एफडी किया है या सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे सकता है। या कुछ अलग बॉन्ड्स होते हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के केस में हम लोग उसको इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, हमको बोलना पड़ेगा रिटर्न। तो ये जो भी रिटर्न आपको मिलेगा किसी भी स्कीम में, किसी भी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न जो आता है वो फिक्स नहीं होता है। उसका हर एक स्कीम का एक स्पेसिफिक मार्केट होता है और उस मार्केट के फ्लक्चुएशंस पे आपको मिलने वाला रिटर्न डिपेंड होता है। वो कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसे जनरेट होता है? तो अलग अलग कैटेगरीज का जो भी स्कीम होता है उसमें अगर हम लोग इक्विटी कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो इक्विटी कैटेगरी में आपने कोई एक ए स्कीम चूज किया। अभी ये जो ए स्कीम है इसमें फंड मैनेजर ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पास में 100 रुपए का फंड है उस ए स्कीम में और वो पूरा का पूरा फंड वो एक ही स्टॉक में लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो उसकी लॉजिक्स के हिसाब से, उसके रिसर्च के हिसाब से, उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से कुछ अलग अलग सेक्टर्स का स्टॉक्स का बास्केट बनाएगा। 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80 कितना भी अलग अलग नंबर ऑफ स्टॉक्स उसमें हो सकता है। ये जो भी स्टॉक्स वो लेता है, अभी समझ लीजिए उस बास्केट में उसके पास में रिलायंस का शेयर है जो उसने आज 10 रुपए में लिया। अगर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो शेयर का रेट बन जाता है 15 रुपए, तो 5 रुपए अगर रिलायंस का शेयर वो सेल कर देता है तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है जो कि उस स्कीम में एक हिसाब से ऐड हो गया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से जो भी उसके पोर्टफोलियो में शेयर्स का बास्केट है उसमें वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली ट्रांजैक्शंस करते रहता है। इन आउट एग्जिट, एग्जिट एंट्री उसका कंटिन्यू चलते रहता है और उस तरह से वो प्रॉफिट जनरेट करता है। अभी ये जो भी पूरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी जनरेट होती है तो क्या ये पूरा का पूरा यूनिट होल्डर्स को दिया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो भी आपके पास उस स्कीम में जो भी प्रॉफिट बना है उसको इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर्स को देने से पहले जितना भी उस स्कीम को चलाने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट, बाकी एक्सपेंसेस और जो भी खर्च है उसको पहले वो काट लेते हैं और उसके बाद में जो बचा अमाउंट है वो यूनिट होल्डर्स के इसमें एज अ प्रॉफिट इनडायरेक्टली एज अ रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में अगर आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्टेड है और उसमें अगर आपने डिविडेंड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो वो जो भी प्रॉफिट है वो डिविडेंड के माध्यम से आपको दिया जा सकता है। अगर आपने ग्रोथ का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उस केस में आपको जो भी उस स्कीम में प्रॉफिट हो रहा है वो डायरेक्टली ना देते हुए उस स्कीम का जो यूनिट का रेट है उतना प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है
और इनडायरेक्टली आपको उसका वैल्यूएशन का इफेक्ट मिल सकता है। इनडायरेक्टली आपको इस तरह से इसमें रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है। म्यूचुअल फंड के केस में काफी सारे लोगों को ये सवाल ज्यादा करके पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे होता है, या टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर। तो इसका जवाब है कि इसमें दो बातें होती है। म्यूचुअल फंड या कोई भी इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए आज की टैक्सेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दो तरह के टैक्सेशन जनरली कंसिडर होते हैं। उसमें भी आपका स्कीम अगर प्योर इक्विटी स्कीम है तो उस केस में आपको जो टैक्सेशन लागू होता है, अगर आपने एक साल से पहले इन्वेस्टमेंट सेल किया और उसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका 15% आपको एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद किसी इक्विटी स्कीम से बाहर निकल रहे हैं और उस स्कीम में अगर आपको होने वाला प्रॉफिट या उस स्कीम के बजाय आपका जितना भी इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, फिर चाहे आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका कोई यूनिट लिंक प्लान आपने उस पीरियड में सेल किया होगा, या डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम से आपने बाहर डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को आपने सेल किया रहेगा, तो उसमें से जो भी टोटल सबका क्लब करके अगर आपका उस साल के लिए मिलने वाला प्रॉफिट है अगर वो 1 लाख के ऊपर जा रहा है, तो उस केस में जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको एज अ टैक्सेशन के लिए लायबिलिटी अमाउंट हो सकती है। और उस पे जो भी आपका एडिशनल डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख के ऊपर वाला, उस पे 10%, 10% आपको टैक्सेशन लगेगा। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो काफी हद तक लोगों को समझ में नहीं आता है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करें। तो ये वीडियो में मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी आपको अगर फंड सिलेक्ट करना है, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग एक दूसरे का स्कीम कॉपी करते हैं। अगर आपके दोस्त ने कोई स्कीम लिया है, आपके रिश्तेदार ने कोई स्कीम लिया है, तो आप भी उसी स्कीम को लेते हैं। ऐसा काफी बार हमने देखा है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हर एक का जरूरत अलग हो सकता है, आपका जरूरत अलग हो सकता है। आपकी जरूरत क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप म्यूचुअल फंड का स्कीम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कीम आप ले लो और हर कोई स्कीम सबके लिए फिट हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये ऐसा कुछ है नहीं कि भाई एक साइज सबको चलेगी। तो हर एक इन्वेस्टर का प्रोफाइल अलग हो सकता है, हर एक इन्वेस्टर का कैपेसिटी अलग हो सकता है, हर एक इन्वेस्टर को उसकी ज़रूरतें अलग हो सकती है, उसका गोल भविष्य का अलग हो सकता है। और वो सब आपको कंसिडर करते हुए स्कीम का सिलेक्शन करना जरूरी है। काफी बार ऐसे होता है कि लोग एक दूसरे का कॉपी करते हैं। शुरुआत में उनको शायद उसमें कुछ हद तक परफॉर्मेंस भी मिल जाता है, रिटर्न भी मिल जाता है, लेकिन बाद में उनको जब रियलाइज होता है कि अरे ये स्कीम मेरे हिसाब से नहीं या मुझे उतनी जम नहीं रही, तो फिर वो लॉस में निकल जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी स्कीम सिलेक्ट करते हुए सब बातों का ध्यान रखते हुए या सही मदद लेते हुए, सही एक्सपर्ट की मदद लेकर ही आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। ऑनलाइन इसमें आजकल आप देखते रहेंगे, आप गूगल पे देखेंगे या कहीं भी आप सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे फंड्स के नाम मिल सकते हैं। टॉप फंड्स 2023 या बेस्ट फंड 2023 या हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड्स फॉर 2023, इस तरह की जब भी आप कोई भी लिस्ट सिलेक्ट या सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी लिस्ट दिखाई देगी। और नॉर्मली काफ़ी हद तक लोग ने देखे कि ये टॉप लिस्ट को देखते हुए डायरेक्टली वो ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उस स्कीम का बैकग्राउंड क्या, उस स्कीम की सुटेबिलिटी आपके हिसाब से कैसी है, वो बिना जाने इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते और बाद में फिर उनको काफी हद तक इसमें से लॉस में बाहर निकलना पड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात
हम लोग देखेंगे मेथड्स एंड मोड्स की। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग मोड्स आपने देखे रहेंगे। नॉर्मली काफी लोग हमें यही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के दो ही मोड हो सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है, इसमें दो अलग वेरिएंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। पहला, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते समय आप फिजिकल ऑप्शन ले के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा आप डीमैट थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आप डीमैट थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपको डीमैट आपके पास में नहीं है और आपको डीमैट थ्रू इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो आप फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी फिजिकल फॉर्म का डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि हम लोग ऑफलाइन मेथड ही कर सकते हैं। फिजिकल या स्टेटमेंट फॉर्म के केस में हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्क दोनों में क्या होता है डीमैट और स्टेटमेंट फॉर्म के इन्वेस्टमेंट में? डीमैट फॉर्म के केस में आपको जो पूरा पोर्टफोलियो दिखता है वो डीमैट स्टेटमेंट में दिखता है, डीमैट होल्डिंग में दिखेगा जहाँ पे आपका शेयर्स होगा। उसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड का स्कीम डीमैट में एज अ होल्डिंग दिखाई दे सकता है। वही अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते तो उसमें आपको डिजिटल स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको फिजिकल स्टेटमेंट भी उसके मिल सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते तो उसका जैसे आपको एक रिसिप्ट मिलता है, उसी तरह से ये स्टेटमेंट फॉर्म वाले इन्वेस्टमेंट के केस में आपको जो भी आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आपको स्टेटमेंट मिलता है। अच्छा, दूसरा एक टाइप होता है रेगुलर वर्सेस वन टाइम मेथड। तो रेगुलर का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर इंटरवल डिसाइड करते हो और पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करते हो, आप डेट डिसाइड करते हो, आप स्कीम का नाम डिसाइड करते हो और फिर उसको एक ऑटोमेटेड मोड के हिसाब से सेट करते हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल रेगुलर इन्वेस्टमेंट का है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे एसआईपी के नाम से जाना जाता है। तो उस केस में सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है एक बार हम लोग उसको सेट करते हैं। तो दूसरी तरफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसे नाम में ही आपको समझ में आता होगा, वन टाइम का मतलब कि एक बार ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट हर महीने नहीं कर सकते, तो उस केस में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में आप जो भी मिनिमम लमसम वन टाइम अमाउंट का क्राइटेरिया स्कीम के हिसाब से उतना अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस केस में आपको उस स्कीम का अलॉटमेंट यूनिट का अलॉटमेंट हो सकता है। अच्छा, काफी इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एसआईपी या रेगुलर इन्वेस्टमेंट सेट करने के बाद भी आप बीच बीच में उसमें वन टाइम ऐड कर सकते हो या लमसम ऐड कर सकते हो, या फिर उल्टा भी आप कर सकते हो कि आपको रेगुलरली नहीं करना है, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और उसके बाद में आपको लगता है कि आप एसआईपी भी उसमें सेट करना चाहते हो, तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपने काफ़ी सारे यूट्यूब्स और ऑनलाइन चैनल्स पे या ऑनलाइन सर्च में या फिर आप काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के बारे में सुना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली इस बात को कवर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपको सब पता है, आपको इक्विटीज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी है और आपको उसके प्लस माइनस पॉइंट सही तरह से आप समझ पाते हैं, आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन काफी बार ऐसा देखा गया है कि लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए या रेगुलर प्लान्स में जो उनको चार्जेस एडिशनल लग सकता है या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या एजेंट कमीशन जो उनको देना पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए वो डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं, फिर चाहे उनको उतना उस बारे में नॉलेज हो या ना हो। काफ़ी ऑनलाइन साइट्स ऐसी है जहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान का लालच दिया जाता है और वहाँ पर आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आप इतने लाख इतने समय में बचा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड ये एक जर्नी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए आप करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट वैसे भी नहीं आता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड एक लंबा जर्नी है।
अगर आप लंबा जर्नी करना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपको सही गाइडेंस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अगर आपके पास उतना समय नहीं है, आपके पास उतनी नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं है कि आप खुद सब कुछ सही समय में सही तरीके से कर सको, तो उस केस में आपको डायरेक्ट प्लान में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नॉमिनल 1-1.5% के लिए आप सिर्फ उसको चूज करेंगे तो आगे जाके उसको उसके जो भी रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा तो रिजल्ट शायद आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा और काफी सारे सर्वेज ये ऐसा दिखाते हैं कि जो लोग डायरेक्ट प्लान में जाते हैं वो मार्केट कंडीशन जब अनसर्टन होते हैं उस समय डायरेक्ट प्लान की स्कीम से लॉस में निकल जाते हैं, या फिर उनका एसआईपीज या इन्वेस्टमेंट बीच में वो बंद कर देते हैं। वही अगर रेगुलर प्लान्स में जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं वो ज़्यादा सालों तक बने रहते हैं और उनको रिटर्न भी बस उस हिसाब से अच्छा मिलता है। तो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर का बेसिक लॉजिक सिंपल है। हर एक चीज जिसमें हमारा एक्सपर्टीज है वो हम लोग करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन एज अ इंसान हर किसी का एक्सपर्टीज हर एक फील्ड में नहीं हो सकता। आपके पास में कार है, आपके पास में अगर ड्राइवर आपने रखा है तो ड्राइवर आपने क्यों रखा है? क्योंकि आपसे ज्यादा उसको एक्सपर्टीज है और आपका फोकस डिस्टर्ब ना हो, आपका जो मेन एक्सपर्टीज है उसको आपको सही टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप एक्स्ट्रा कोई एडिशनल लोड नहीं लेना चाहते, इसके लिए आप ड्राइवर रखते हैं या हम लोग सपोर्टिंग स्टाफ रखते हैं। तो वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपर्टीज है, हम लोग जिसमें स्पेशल है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर पाए और उसके लिए हम लोग सही टाइम दे पाए। तो वही चीज डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों हमारे वीडियो का? जो भी फीडबैक है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ में आपके अगर कुछ एडिशनल सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट करके भेजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।